So we are starting May June 2024. June 2024. पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर और इसको हम सॉल्व करेंगे आज। 2 आवर्स का टाइम है हमारे पास। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर होगा मेरे ख्याल से 80 मार्क्स का। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हमारे नए पेपर आ रहे हैं 2025 ऑनवर्ड हुए हैं 100 मार्क्स के, लेकिन उसमें भी टाइम उतना ही है। उसमें भी टाइम। अच्छा भाई, here are the 5 temperatures in degree centigrade. Write these temperatures in order starting with the lowest. ये टेम्परेचर ऑर्डर में लिखें। सबसे लोएस्ट कौन सा इनमें से बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट, बस हो गया स्टार्टिंग। राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसमें क्या करना होगा, सबको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 0.45 है, 40% मतलब 0.4 और 3/8। 3/8, 3/8 के लिए क्या करेंगे, ये देखो 3 और ये 8। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे इसमें। अगर हम ये डेसिमल लगा लें तो 30 हो जाएगा। 8 3 = 24, 6 बच गया। फिर जीरो आ जाएगा, 8 7 = 56, 4 बच गया। फिर जीरो आ जाएगा, 8 5 = 40। यानी कि अगर हम देखें तो ये 0.375। अब इन तीनों में से अगर हम देखें, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर हो गया? 3/8 सबसे स्मॉलेस्ट है। दूसरे नंबर पे क्या है? 40%। थर्ड पर है 0.45। दिस इज द फाइनल। नेक्स्ट, shade one more small square in the diagram. Shade one more small square so that the diagram has one line of symmetry. One line of symmetry के लिए पहले line of symmetry बनाएंगे हम। लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ये शेड हो जाएगा। ठीक है, इसकी रिप्लेसमेंट में इसका। Now shade one more small square so that the diagram will have a rotational symmetry order 2. रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 के अंदर क्या करना है? रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 के अंदर एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जिसमें नंबरिंग करते हैं हम। ऑर्डर 2 का मतलब है 2 बार नंबरिंग रिपीट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा भाई, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम देख लेते हैं कौन कौन से शेड है। 5 और 6 शेड हुए हैं, तो 5 और दूसरी तरफ वाला 6 भी शेड हो जाएगा। ठीक है, सेम नंबर के 0.25 लीटर्स आंसर। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन द क्वेश्चन ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। ये 11 है तो सामने वाली साइड भी 11, ये भी 6। 11 + 11 + 6 + 6। 11 + 11 कितना हो गया? 22 और 6 और 6 34 सेंटीमीटर्स। The diagram shows the trapezium. The area of trapezium is 36. Find the value of y. Area of trapezium. Area of trapezium का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 4 है। और पैरेलल साइड्स 13 + y। और इज इक्वल्स टू क्या होगा? 36। 2 1 सा 2 2 सा, फिर 2 1 सा 2 18 सा। 13 + y इज इक्वल्स टू 18। y इज इक्वल्स टू 5। वहीं पर जगह। Jack uses number cards to make a two-digit number. Complete the missing card to give a two-digit number that is not a prime number. That is not a prime number. ऐसा two-digit number होता है जो prime number ना हो। देखें, प्राइम नंबर ना हो। अब ऐसा नंबर चाहिए 30। अगर मैं 3 लिख दूं तो 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वरना मैं और कुछ भी लिखूं, अगर मैं 1 लिखूंगा, 13 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो फिर से। देखो गौर से, सवाल आपने शायद समझे नहीं हो। ये पूरे नंबर की बात हो रही है, पूरे नंबर की ना। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो क्या नंबर बन जाएगा? 13 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। अगर मैं 2 लिखूंगा तो 23 भी प्राइम नंबर। 3 लिखूंगा तो हाँ, 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर।
ऐसा नंबर लिखना है कि जो नंबर बन जाए वो प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर वो होता है जो कि किसी और के टेबल में ना आए। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ वन के टेबल में है और अपने टेबल में है। प्राइम नंबर्स की एग्जांपल क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना? अब 33 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में भी आता है। When I add two multiples of 3, the answer is always a multiple of 6. When I add two multiples of 3, अगर मैं multiple of 3 को ऐड करूं, पहले एक बात बताओ, multiple of 3 लिख लेते हैं। multiple of 3 क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, अच्छा 18, बस कुछ लिख लिया मैंने। multiple of 6 क्या होते हैं? 6, 12, 18, 24। अच्छा, अब ये जो है ना, एक बंदा है या बंदी है, मी, ये बोल रही है कि भाई अगर मैं दो मल्टीपल ऑफ 3 को ऐड करती हूँ तो हमेशा मल्टीपल ऑफ 6 बनता है। क्या इसकी बात सही है गलत है बताओ? नहीं, यस नहीं है ऐसा। 3 + 6 क्या होता है? 3 + 6 क्या होता है? 9। क्या वो मल्टीपल ऑफ 6 है? नहीं। मतलब समटाइम्स ये बात सही है, समटाइम्स सही नहीं है। अगर मैं 3 + 9 करूँ तो 12, यहाँ पर तो बन रहा है मल्टीपल ऑफ 6। मेरी बात समझ रहे? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब इन्होंने सवाल में क्या बोला? गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट मी इज रॉन्ग। तो हम ये शो कर देंगे भाई, 3 + 6 = 9, विच इज विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। जी। नेक्स्ट, वर्क आउट 2/7 डिवाइडेड बाय 1/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/1, 6/7। दिस इज द आंसर। वर्क आउट 5/6 + 3/4। एलसीएम ले लो। जो एलसीएम होगा, 5, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो 6 2 था, यहाँ भी 2 हो जाएगा। 4 3 था, तो ये 5 2 था 10 + 3 3 था 9/12, 19/12 आंसर हो गया। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि राइट द योर आंसर इन मिक्स्ड नंबर। वेट, 19 अंदर चला जाएगा, 12 बाहर, तो 12 1 जा 12, 7 बच गया। तो आंसर विल बी 1 होल नंबर 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train leaves station A at 7:43 and the train arrives at station B at 10:27. Work out the time the train takes to travel from station A to station B. बताओ, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने का कितना टाइम है? 7:43 और 10:27, कितना फर्क है बताओ? 7:43 है। पहले एक काम करो, 7:43 से 17 मिनट ऐड कर लो तो कितने पे पहुंच जाएगा ये 8:00 पे पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद 2 आवर्स ऐड कर लो, तो ये 10 पर पहुंच गया। रुक जाओ, 10 पर पहुंच, सही है। मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ। पहले मैंने 17 मिनट ऐड कर लिया, राउंड फिगर पे आ गया 2 आवर से, फिर 2 घंटे ऐड किए। अब मैं क्या करूंगा? 27 मिनट्स ऐड कर लूंगा, तो 10:27 पर पहुंच जाएगा। मतलब तीनों ओवरऑल मैंने 17 मिनट्स, 2 आवर्स और वापस 27 मिनट्स। 17 मिनट्स, 2 आवर्स और 27 मिनट्स। तो 2 आवर्स 43 मिनट्स। A bus leaves the station at 6:25. It arrives at the airport at 7:05. The distance from the bus station to the airport 24 kilometers. Calculate the average speed of the bus. Average speed is equals to total distance upon total time.
टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 24 किलोमीटर्स डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर ये टाइम देख लें इन दोनों के बीच में 40 मिनट्स हैं, लेकिन याद रखना अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है ना तो टाइम किस में होगा आवर्स में। 40/60 0.4 नहीं होता भाई, 40 मिनट 0.4 आवर्स नहीं होता, एक घंटे में 100 मिनट नहीं होते हैं। ठीक है 40/60 कट हो गया। अच्छा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। ठीक है डिवाइडेड बाय था ना ये 40/60 मल्टीप्लाई बाय 6/4 हो जाएगा ये, मतलब 60/40 ये जीरो जीरो कट हो चुका है, 4 तो 36 इज द आंसर। 36 किलोमीटर पर आवर। आई रिपीट वंस अगेन, क्या है हमारे पास बेसिकली जो है एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, टोटल टाइम हमारा कितना है 40 मिनट्स है। हमने 40/60 कर लिया, बस को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 36। There are red pens, blue pens, and black pens in a box. There are X red pens. The number of blue pens is 5 more than red pens. Blue pens कितनी है? Red से 5 ज्यादा है, X plus 5. The number of black pens is 2 times more than blue pens. 2 times X plus 5. ठीक है 2 times X plus 5. Write down an expression for the total number of pens. तो ये हो जाएगा X plus X plus 5 प्लस, अब इसको एक्सपैंड कर लो तो क्या हो जाएगा 2X plus 10। ठीक है ये एक्सप्रेशन हो गया x प्लस 2x 4x हो गया प्लस 15, 4x plus 15. The total number of pens in the box is 27. Find the number of red pens in the box. Total number of pens 27 है, इसका मतलब है 4x plus 15 is equals to 27. X is equals to 3 is the. The scale drawing shows part of a field A, B, C, D. The scale is 1 centimeter to 50 meters. मेजर द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। मेजर की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ये। ठीक है यहाँ पर आपने क्या करना है डी रखना है और मेजर करना है। मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बी पे नॉट बनाएंगे, नॉट बना भाई ऑलरेडी। यहाँ प्रोटेक्टर रखो और मेजर कर लो। प्रोटेक्टर से प्रोटेक्टर हमने यहाँ पर रखा और ये 70 पे क्रॉस करते हुए जा रहा था। ठीक है 70 इज द आंसर, 70 डिग्री हो गया, लेकिन हम आंसर लिखेंगे 070। बेयरिंग इज ऑलवेज गिवन टू 3 फिगर्स, 3 डिजिट्स। D is 250 meters from C and 300 meters from A. Use a ruler and compass only to complete the scale drawing of the field ABCD. अब रूलर एंड कंपास निकालो और स्केल ड्राइंग बना लो ABCD की। अब क्या करना है गौर से मेरी बात सुनो, इसमें आप लोग बिल्कुल भी बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी पूरी बात सुनेंगे। ठीक है थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। 250 मीटर्स, ठीक है क्या है ये D से CD का डिस्टेंस 250 मीटर्स। उन्होंने बोला हुआ रेशो क्या है 1:50, यानी कि आप 5 सेंटीमीटर बनाओगे। CD की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये सी, ये रहा 300 मीटर्स फ्रॉम ए। ए डी इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 50 कर लो, 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, ये दोनों हो गए। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जो सी से कितना हो 5 सेंटीमीटर हो और ए से कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, दोनों बातें एक साथ फुलफिल हो जाएं तो वो पॉइंट डी होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो पहले ऑब्जेक्टिव पता चल जाए करना क्या है। मुझे एक ऐसा पॉइंट तलाश करना है जो यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से 6। अब जाहिर है ये तो नहीं होगा, हम बगैर कंपास की कैसे करेंगे। अगर आप स्केल से करोगे, आपने ये 6 सेंटीमीटर बना दिया तो जरूरी नहीं कि वो 5 हो, तो 5 से अलग भी हो सकती है वैल्यू। ऐसा तो नहीं कर सकते कि 2 स्केल रखें, यहाँ से 6 और यहाँ से 5 और फिर ढूंढे ऐसा पॉइंट डॉट लगा दें, वो भी आंसर तो आ जाएगा। लेकिन इस पर्पज के लिए कंपास हमें काम आ जाता है। कंपास से फायदा ये होगा कि आप आर्क बना लोगे। आपने कंपास रखा है यहाँ पर, ठीक है, और आपने ये 5 सेंटीमीटर है ना सी पे रखा कंपास, 5 सेंटीमीटर की एक आर्क बना ली। फिर आपने कंपास उठा के रखा ए पर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क बना ली। जहां दोनों आर्क कट करेंगी ना, ये वो पॉइंट हो जाएगा जो दोनों कंडीशंस को एक साथ फुलफिल कर ले। जरूरी नहीं है ऐसा पैरेललोग्राम बने, तो मैंने रैंडमली बनाया है।
तो आपका कोई भी शेप बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक दो वापस बता रहा हूँ होगा क्या। पहले हमने सी पे रखा, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, सी से लेकर डी तक एक आर्क बन गई। फिर हम रखेंगे कंपास को ए पर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर एक आर्क ये बन गई। जहां दोनों आर्क कट कर रही होंगी वो मेरा पॉइंट क्या होगा, डी। और फिर मैं मेजर करके देखूंगा ना, ये 5 भी आ रहा होगा और ये 6 आ रहा होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे होंगे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये पर्पज है कंपास यूज करने का कंस्ट्रक्शन। चले आगे, नेक्स्ट। अच्छा फिर क्या बोला हुआ एक और, देर इज अ पाथ अक्रॉस द फील्ड, द पाथ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। अच्छा ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ये इसके अंदर क्या होता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी के लिए आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना होता है। मतलब इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस, इसके लिए क्या लिख लेंगे, इसके लिए क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्टर। P1 में भी आया था, जल्द जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखवे ना प्लीज। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा ना तो उसमें बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर ये होता है दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो, ये रफ मैं बना भी लूं। जैसे ये दो लाइन है ना, इन दोनों का इक्वी डिस्टेंट, मतलब एंगल बाइसेक्टर वो होगा जो इन दोनों के बिल्कुल बीच से कट करे, इस एंगल को आधा कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल अगर 80 है ना, तो ये 40 40 के दो हिस्से कर दे, उसके ऊपर 40 हो जाए नीचे 40। ठीक है ना, टेंजेंट तो बाहर से निकलता था ना, ये तो बिल्कुल बीच में से कट करके जा रहा है। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ये सेंटर में से लाइन बनेगी। मिड पॉइंट से लाइन पास होगी लेकिन वो 90 डिग्रीज पे भी होगी, दो बातें होनी चाहिए, एक तो मिड पॉइंट होना चाहिए और 90 डिग्रीज। ठीक है, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होगा, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो ए बी की लाइन बना लो, और इस लाइन को मिड पॉइंट से एक और लाइन कट करेगी, साथ साथ 90 डिग्रीज पे होंगी। दो कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। ये वाली चीज जो है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बीच में ज्यादा कट करना है हाँ, लेकिन 90 डिग्रीज पर। अगर मेरी ये लाइन ये है, ये ए है ये बी है, अब क्या होगा, देखो ऐसी बनेगी, फिर उस हिसाब से सामने देखो, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अगर मेरी ओरिजिनल लाइन टेढ़ी है तो मुझे जो लाइन बनानी है वो भी फिर ऐसी ही बनानी है ना कि ये 90 डिग्रीज बने। अगर मैं यहाँ सीधी बना दूंगा तो 90 नहीं बनेगा ना फिर। ठीक है, ये आपको एडजस्ट करना है उस हिसाब से। परपेंडिकुलर। अच्छा भाई, तो हम बात करें अब क्वेश्चन के हवाले से, क्या बोला हुआ है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी यानी कि बी के ऊपर एंगल बाइसेक्टर बनेगा। अगर ये 70 डिग्रीज है, बाकी का कितना बच गया 110, इसका मतलब है ऐसी लाइन बनानी है, ये 55 डिग्रीज यहाँ हो जाए 55 यहाँ हो जाए। प्रोटेक्टर से आप देख लोगे, मतलब डी प्रोटेक्टर से कि ये 55 है, ये भी क्या होना चाहिए, ये 55 है, नीचे वाला भी 55। एंगल बाइसेक्टर बनाना है, बेसिकली क्या बोला हुआ, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, इन दोनों का इक्वी डिस्टेंट है। दो लाइनों का जब इक्वी डिस्टेंट होता है तो उसमें क्या बनता है, एंगल बाइसेक्टर बनता है। ये एंगल का हाफ कर देंगे, एंगल बाइसेक्टर बना लेंगे। ठीक है। अच्छा लेकिन इन्होंने यहाँ पर कुछ, एक और बात मैं आपको बताऊं, एंगल बाइसेक्टर इन्होंने बनाने को किससे बोला है आपको, यूजिंग अ स्ट्रेट एज एंड कंपास ओनली। मतलब ये बोल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर किससे बनाओ, कंपास से बनाओ। मैंने तो आपको शॉर्टकट बता दिया ना, कंपास से भी एंगल बाइसेक्टर बनता है, थोड़ा ख्वारी वाला काम है। यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, पूरे एंगल को क्या कर दो, बस हाफ, आपने एंगल मेजर किया 110 आया, आपने डिवाइड बाई 2 कर दिया, कितना है 55 डिग्रीज पे लाइन बना दी। लेकिन एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी ख्वाहिश ये है कि आप कंपास इस्तेमाल करो। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कंपास इस्तेमाल किया है, क्या आर्क देखनी है उसको, तो बस ऐसे आर्क बना दो जरा, एग्जामिनर भी खुश हो जाए कि कंपास इस्तेमाल हुआ है। एग्जामिनर भी खुश हो जाए ना कि भाई कंपास जो है इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा जब जब सबके पास होगा, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है अभी सबके पास ना, राइट नाउ मैं ये बता देता हूँ,
फिर किसी और दिन बता दूंगा कि किस तरीके से वो कंपास यूज करके करना है। बाद ये कंपास अभी इस वक्त मेरे ख्याल से सबके पास है नहीं, तो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा। आगे चलते हैं, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, वापस आ जाएं। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। देखो अब सवाल है, असल में मसला है तुम लोग का इंग्लिश प्रॉब्लम। तुम लोग समझते हो कि इसका आंसर वन सिग्निफिकेंट फिगर पे देना है, ऐसा नहीं है। सवाल में बोला हुआ है कि हर इंडिविजुअल वैल्यू को आपने क्या करना है, वन सिग्निफिकेंट। मतलब 5.32 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5, 3.97 है 4 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 878 है तो अंडर रूट ऑफ 900, 5 + 4 9 हो गया, और अंडर रूट ऑफ 900 क्या हो जाएगा 30। तो अगर ये सिंप्लीफाई करो तो 3/10 यानी कि 0.3। ठीक है, इत्तेफाक से आंसर भी वन सिग्निफिकेंट फिगर पे आ गया, लेकिन ये जरूरी नहीं था। आंसर, फाइनल आंसर को वन सिग्निफिकेंट पे देने का उन्होंने बोला नहीं था। क्या बोला था, हर इंडिविजुअल वैल्यू को क्या करेंगे, वन सिग्निफिकेंट पे करेंगे। इत्तेफाक से आंसर भी वन सिग्निफिकेंट पे आ गया। अगर आंसर, लेकिन आंसर टू सिग्निफिकेंट या थ्री सिग्निफिकेंट पे आता तब हम फिर उसको राउंड ऑफ नहीं करना था। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन b इक्वल्स टू -2। बच्चों वाला सवाल देखो, क्या फजूल के मार्क्स तुम लोगों को दे रहे हैं कि बस ये लो गरीबों पास हो जाओ, तुम लोग किसी भी तरीके से बस पास हो जाओ, ये फ्री के मार्क्स मुंह पे मारे हैं तुम लोगों के। ये -10 + 7 -3। आगे चलते हैं, ये गरीबों वाले मार्क्स, अमीर वाले मार्क्स आगे आएंगे बताऊंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है, c is equals to 4d - 9। rearrange the formula to make d the subject। अब c + 9 is equals to 4d, d is equals to c + 9 अपॉन, अगेन खैरात के मार्क्स मिल गए तुम लोगों को। ठीक है ना, फ्री के मार्क्स, ये क्लास 6 का बच्चा भी मेरे ख्याल से कर लेगा सॉल्व। और अगर ये भी कोई नहीं कर सके ना, तो बस डूब मरने का मुकाम है इसके लिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा भाई आगे चलते हैं, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज अनदर नेम फॉर प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अनदर नेम फॉर प्रोबेबिलिटी। अब आप ये देखोगे कि हमारे पास क्या है, द फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग 0 to 5 फोन कॉल्स। 0 से लेकर 5 तक फोन कॉल्स कितनी है, 9 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 20। पर लिखा वही है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है 20। ओके, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 9, टोटल 20। अब कमाल वर्क्स फॉर 160 डेज। क्या क्या लिखा जल्दी, उसको इग्नोर मारो। देखो बोला हुआ है ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 डे की निकलती है, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 डे। अब आप क्या करोगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल 20 में से 9 दिन ऐसे हैं कि जो 20 में से 9 दिन ऐसे हैं जो आपके फेवरेबल हैं, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी 9/20 हो गई। डेसिमल में करना चाहो तो कर लो, वैसे ये एक्सेप्टेबल है। प्रोबेबिलिटी का आंसर फ्रैक्शन में एक्सेप्टेबल होता है, बट शुड बी इन द लोएस्ट टर्म। ठीक है, और कट नहीं रही है। अब कमाल वर्क फॉर 160, कमाल भाई हैं जो साल में 160 दिन काम करते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ दीज डेज कमाल वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव 11 और मोर फोन कॉल्स। 11, 11 या मोर। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 और मोर, 11 और मोर वाले कौन से हैं, ये 4 और ये 2। ठीक है, ये भी 11 से अबव है और ये भी, मतलब 16 और मोर वाले भी तो 11 और मोर में तो आ ही गए ना। सही है ना, ये समझो जरा। ये 11 से 15 है, 16 से अबव है, तो ये दोनों 11 से अबव हो गए। मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं। अच्छा, लेकिन मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड नंबर। याद रखो जरा, एक्सपेक्टेड नंबर का फॉर्मूला हमने सीखा था, ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय पी। एन इज द नंबर ऑफ डेज, गौर से पढ़ो सुन लो, अगर नहीं भी पता तो ई ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड नंबर का फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। एन इज द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने नंबर ऑफ डेज है 160 डेज, और एक दिन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/20। तो बस इससे आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, कितने डेज हम एक्सपेक्ट करें कि भाई अगर वो 160 डेज काम करते हैं तो कितने दिन ऐसे होंगे जिसमें उनके पास 11 या 11 से ज्यादा फोन कॉल आएंगे। 2 1 2 3 कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं लगता है। 16 × 3 48।
ये ई का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर, ये देखो लिखा हुआ ना एक्सपेक्ट, जब ये वर्ड आ जाए ना, n is the number of trials, p is the probability, p is the probability। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कॉन्सेप्ट वैसे हमने पढ़ा हुआ है, मतलब ये तो फॉर्मूला है बस, ई ऑफ एक्स, मतलब जो चीज के बारे में निकालना है, किसी भी चीज की एक्सपेक्टेड नंबर निकालने का ये फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। राइट 42, अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डेसिमल आएगा एक डिजिट के बाद, डेसिमल आएगा एक डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए डिजिट पीछे, यानी कि हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। डेसिमल लेफ्ट पे जाएगा तो क्या कहते हैं, पावर हमारी ऐड हो जाएगी। चलें शाबाश, लिखते जाएं सब साथ साथ। नहीं, डेसिमल लेफ्ट पे जाता है, पावर ऐड हो जाती है। इवेल्युएट 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 प्लस 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। क्या करेंगे, इवेल्युएट करना है। इसमें याद रखना है, इसके अंदर जब भी इंडाइसेस का इस तरीके का क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर छोटी पावर को कॉमन लेना है। छोटी पावर 10⁻⁻4 छोटी है, -3 छोटी है, -4 छोटा होता है। क्या हो गया भाई, माइनस में -4 छोटा होगा ना ज्यादा यार। ठीक है, तो ये होगा क्या कहते हैं, -4, 10⁻⁻4। नेगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होगा वही ज्यादा छोटा होगा। 1.3 प्लस 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाहर मैंने -4 कॉमन लिया है ना। बात ये है, मुझे ऐसा नंबर लिखना है कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वापस क्या बन जाए, -3 बन जाए। तो -4 प्लस 1 -3 होता है ना, -4 प्लस 1, इसीलिए अंदर क्या रखना पड़ेगा, +1 रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1.3 प्लस 74, 74 175.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, 7.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻, अब ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला गया तो ये +1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी इज वेरी सिमिलर टू सीबीडी। दो ट्राइंगल आपस में करना है, इसके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। बीडी की लेफ्ट फिगर क्या है, ए बी, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, सी बी। ए बी के सामने रख दो सी, सी बी सॉरी। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, बीडी निकालना है। बीडी कौन से ट्राइंगल में, पहले वाले में या दूसरे में, दूसरे में। यहाँ बीडी रख दो, बीडी के सामने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। बस अब ये वैल्यूज पे पुट कर दो सब में। ए बी की लेंथ कितनी है, 5, बी सी की लेंथ कितनी है, 8, सी बी की लेंथ कितनी है, 8, और बी डी की लेंथ कितनी है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5, 64/5। कैलकुलेटर नहीं होगा पेपर में, 64/5, 12 द 64 बच गया, 5 8 द 40, 12.8। चलें लेट्स कंटिन्यू। द रीजन आर इज डिफाइंड देन 2x, यानी कि यहाँ पर एक लाइन बनेगी y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इसमें बनेगी x प्लस वाई इज लेसर देन और इक्वल्स टू 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि y एक्सिस, x इज इक्वल्स टू 0 जो होता है वो y एक्सिस होता है। y एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू 0 होता है। अच्छा भाई, y इज इक्वल्स टू 2x है, एक लाइन हमारी
दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और थर्ड है y एक्सेस। y एक्सेस क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 0 जो होता है ना, y एक्सेस होता है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 में क्या होगा? यहाँ भी 4 पे कट करेगा, यहाँ भी 4 पर, और ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 2x है ना ये, तो y इज इक्वल्स टू 2x के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, x और ये y। ठीक है, अच्छा बॉक्स में हमारे पास 2 पॉइंट चाहिए बस हमें। अब हॉरिजॉन्टल में देखो, दो बॉक्स वो चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, एक 0 रख लो और एक 1 रख लो। चलो, अगर मैं 0 रखूंगा, 0 पर 0 आ जाएगा, और 1 पर क्या आएगा? 2। कैसे इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, x की जगह 0 डाला, आंसर भी 0 आ गया, x की जगह 1 डाला, आंसर क्या आ गया? 2। 0,0 एक पॉइंट हो गया, और 1,2 दूसरा पॉइंट हो गया। आपका सवाल आएगा, सर ये 0 और 1 कहाँ से लेकर आए हो? x की वैल्यू अपनी मर्जी से पूरे ग्रिड से कोई सी भी दो उठानी है, सही है। y की वैल्यू इक्वेशन में डाल कर आएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा। देखो जरा गौर से पूरा ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूँ। 0,0 एक पॉइंट हो गया मेरा, दूसरा पॉइंट हो गया मेरा 1,2। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लेबल द रीजन आर। रीजन आर क्या होगा? रीजन आर वो होगा जो इन तीनों इनइक्वालिटीज को डिफाइन कर रहा है। तो बिल्कुल गौर से अटेंशन से मेरी तरफ सुने। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, यानी कि ये जो लाइन थी, ये लाइन कौन सी थी? y इज इक्वल टू 2x की। इस लाइन से ग्रेटर मतलब इस लाइन से ऊपर वाला रीजन चाहिए, यानी कि इस सारे रीजन की बात हो रही है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है? x प्लस वाई लेसर देन और इक्वल टू 4, मतलब इस लाइन के नीचे वाला रीजन लेसर देन है ना, तो यानी कि नीचे वाला रीजन। सही है। अच्छा, थर्ड क्या है हमारे पास? x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, ये लाइन है इससे ग्रेटर राइट साइड पर, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया? ये हो गया। शेड करना है, शेड कर लो या लेबल कर दो, आर रीजन आर, शेड भी कर दो और लेबल भी कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या होगा? देखो ये 120 है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लगा लो। साइक्लिक, अगर ये 120 है, सामने वाला क्या होगा? 60, लेकिन ये पूरा होगा, ये पूरा 60 होगा, हाफ नहीं। ये 20, मुझे बोलने दो यार, जब मैं पूछूंगा जब आप जवाब देंगे, बीच बीच में नहीं बोलो। देखो ये 20 है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, रुकता हूँ तो आप बोलोगे मैं ये 20 है, तो ये भी क्या होगा? यहाँ जवाब देना है 20। अब ये पूरा क्या है? पूरा क्या है ये? 60, तो 60 - 20 कर लो। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, ये 60 क्यों आया? बिकॉज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और ये 20 क्यों आया? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये रेडियस है ना, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर सी तक भी रेडियस है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब ये 20 है, ये 20 प्लस 20 40 हो गया, 180 से माइनस कर लोगे 140 आ जाएगा, और ये इसका आधा हो जाएगा। एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, 70 हो गया। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट। खत्म नहीं बेटा, 25 क्वेश्चन है। एवेल्युएट 125 टू द पावर ऑफ -1/3। देखो नेगेटिव पावर जब होती है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और क्यूब रूट हो जाएगा। पावर 1/3 ना, पावर जब फ्रैक्शन में होती है तो स्क्वायर रूट रूट आ जाता है। 1/5, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इसके अंदर से क्या करना है? a³/4 है। क्या करेंगे? पहले सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट को, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो। ये a पावर 1 है, और यहाँ पर पावर क्या बच गई? 2। क्या होगा? a²/4, और उसके ऊपर पावर 3/2। वेट वेट, ये पावर दोनों के ऊपर लगेगी, पावर के ऊपर पावर आती है ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये कट हो जाएगी, a³ हो गया, और नीचे क्या होगा? 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 हम ये कर सकते हैं, 4 लिखेंगे, इसकी पावर 3, और अपॉन 2 का मतलब स्क्वायर रूट। तो अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? पहले स्क्वायर रूट करो। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 के ऊपर क्यूब रहेगा, a³/8। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं शुरू से बता रहा हूँ, बिल्कुल गौर से सुनो मेरी बात।
देखो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, ये नीचे ए था और ऊपर ए क्यूब था, कट गया, ए स्क्वायर बच गया। ओके है मेरे साथ है? अगले स्टेप में देखें क्या होगा, ए स्क्वायर है, उसके ऊपर पावर ए स्क्वायर अपॉन 4 और पावर 3/2। ओके है। अब मैंने ब्रैकेट में ये पावर खोल दी, ये पावर इसके ऊपर भी आएगी, पावर नीचे भी जाएगी। इसके ऊपर जब आएगी पावर से पावर क्या हो गई, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 × 3/2 कट गए दोनों। सही है, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं अलग से करूं 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 3 बच गया। नीचे क्या है, 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 का मतलब है ये 4 का क्यूब हो गया और स्क्वायर रूट। 4 का क्यूब और स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। ये 4 की, ये पावर 3/2 है तो 4 पे भी लग गई ना। और ये रूल है, जब भी पावर में ये फ्रैक्शन होता है ना, तो क्या होता है, ये स्क्वायर रूट लग जाता है। ये ऊपर वाली वैल्यू अंदर जाएगी या नीचे वाली बाहर आएगी। अब ये 2 लिखना अंडरस्टूड है ना, लिखते नहीं है 2, खाली रूट लगा हुआ तो स्क्वायर रूट ही होता है। बस, तो फिर आंसर हो गया, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो 8। दिस इज द फाइनल आंसर। The mass of bag of almonds is 125 grams, correct to the nearest gram. Write down the lower bound of the mass of the bag of almonds. Lower bound चाहिए 124.5. The mass of the box, large box is 500 grams, correct to the nearest 10. जब nearest 10 बोला होता है ना अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए 5 ऐड होता है, 5 माइनस होता है, ठीक है ना, 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड राउंडिंग ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्ट टू नियरेस्ट 10 बोला हुआ है, नियरेस्ट 10 का मतलब है 10 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या आ गया, 5। इसका अपर बाउंड हो जाएगा 505 और लोअर बाउंड होगा 495। गौर से मेरी बात सुनो, अपर बाउंड में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर है जैसे ये 125, इसका अपर बाउंड क्या होगा 125.5। 0.5 ऐड करोगे अपर बाउंड हो जाएगा, 0.5 माइनस करोगे तो लोअर बाउंड हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशंस में। करेक्ट टू नियरेस्ट ग्राम बोला हुआ है तो। लेकिन जब नियरेस्ट 10 ग्राम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10 ग्राम बोला हुआ है तो फिर 0.5 नहीं ऐड होगा, फिर क्या ऐड होगा, 5 ऐड होगा। खाली ग्राम बोला हुआ था तो 0.5 ऐड होगा था, 10 ग्राम बोला हुआ है तो क्या होगा, 5 ऐड होगा और 5 माइनस होगा। अच्छा, सवाल पढ़े जरा क्या है। दो बॉक्सेस हैं, एक 500 ग्राम का है और एक 250 ग्राम का है। 500 ग्राम का अपर बाउंड है 505 और लोअर बाउंड क्या होगा 495। अपर बाउंड लोअर बाउंड बेसिकली क्या होता है, कुछ फ्लक्चुएशन होती है ना, जैसे कितनी अलाउड है। आप कहीं से लेने गए हो, फॉर एग्जांपल कुछ सामान लेने गए हो, आप गए कि स्वीट की बेकरी पे चले गए, आपने कहा अच्छा भाई ये कोई भी चीज ले दो मुझे, कोई बिस्किट दे दो, ठीक है ना, 1 किलो। अब उन्होंने 1 किलो दे दी, घर आके आपने वेट किया है तो 495 ग्राम का, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है ना, तो वो आपको बेकरी वाले बता देंगे कि भाई प्लस माइनस कितना, करेक्ट टू नियरेस्ट कितना हमने रखा हो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला हुआ करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम्स, तो मतलब क्या है कि 5 ग्राम ऊपर भी हो सकता है और 5 ग्राम नीचे भी हो सकता है, इतना एक्सेप्टेबल है। तो ये फ्लक्चुएशन। हाँ नहीं, आधा किलो 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम आप लेकर गए तो 495 आपको मिला, तो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, खैर हो गई। लेकिन लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा फर्क होगा तो आप लड़ोगे, फिर आप लड़ने जाओगे। बीच में थोड़े टाइम पहले, कुछ अर्से पहले मैंने देखा था, एक वीडियो भी वायरल हुई थी, अंकल थे रोटी वाले से आके लड़ रहे थे, वीडियो आई थी। रोटी वाले को बोल रहे थे कि कितने ग्राम है ये रोटी, उसने बोला 125 ग्राम। अंकल लेकर आए, तोलो उसको, नहीं है 124 या 123 है, पता नहीं क्या लड़ रहे थे अंकल। रोटी वाले बोला भाई जाओ दिमाग नहीं खराब कर। रोटी वाले ने जो अंकल को टाइट किया, बोला बोला ये पैसे लो और निकलो यहाँ से। बोला ये 1-2 ग्राम के लिए, तुम्हारी एक रोटी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं, पीछे रश लगा हुआ है। हाँ, अगर कोई मेजर डिफरेंस हो ना तो समझ में आती है बात, अंकल का लड़ना जायज था कि हाँ यार वो 50% पे आया था, या 125 के 100 ग्राम हो जाते हैं, अगर 1-2 ग्राम में तो खैर इतना तो फ्लक्चुएशन चलती है। ठीक है, चलें वापस आ जाएं। तो ये आप लोग के लिए भी है, रियल लाइफ में कहीं आपको फड्डा करना हो तो आप देख सकते हैं कि भाई फड्डा करने में बनता भी है कि जायज के नहीं। ठीक है, ज्यादा उसने आपको कम दिया है, ज्यादा दिया है। अच्छा, अब क्या करेंगे, 500 ग्राम्स है और 250 ग्राम्स है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द लार्जर बॉक्स एंड द मास ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। लार्जर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स के मास का डिफरेंस का भी अपर बाउंड चाहिए। ये सोचो जरा, डिफरेंस का भी क्या चाहिए, अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या है, जो लार्जर वाला है उसका अपर बाउंड लेंगे और स्मॉलर वाले का लोअर बाउंड, ताकि डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो जरा, देखो ये दो वैल्यूज है मेरी,
एक का अपर बाउंड ले लिया मैंने और दूसरे वाले का लोअर बाउंड, तो दोनों के बीच में गैप क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा ना ताकि। ठीक है, तो यही बात यहाँ बोली हुई है, डिफरेंस बिटवीन अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस का भी अगर लोअर बाउंड लेता हूँ तो फिर मैं क्या करता, ऊपर वाले का लोअर बाउंड और नीचे वाले का अपर बाउंड। 505 माइनस 244, 260 ग्राम्स हो गया दोनों का डिफरेंस। आगे चलने दो यार, टाइम शॉर्ट है, आगे चलने दो। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स के लिए y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4x अपॉन 5। ठीक है, नेक्स्ट 5y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4x, 4x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5y, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5y अपॉन 4। ये हमने सब्जेक्ट बना लिया। f inverse of x is equals to 2 minus 5x upon 4. Simplify f of x minus f of 2x, 2 minus 4x upon 5 minus f of 2x, 2 minus 4 और अच्छा f of 2x का मतलब है जहां जहां x आ रहा होगा ना उसकी जगह 2x ले लेंगे, 2 minus 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 2x। 5 तो एलसीएम है, 2 minus 4x और माइनस 2 प्लस 8x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, -4 प्लस 8x डिवाइडेड बाय 5, -4x है सॉरी ये, तो फिर से ये हो जाएगा -12x। एक सेकंड रुक जाओ, +4x हो गया, +4x अपॉन 5, दिस इज द आंसर। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए देखो मैंने सॉल्व कर दिया है। हिस्टोग्राम में आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी 28 थी, क्लास विड्थ कितनी थी 20, डिवाइड कर दिया 1.2 आ गया। देन 60 डिवाइडेड बाय 20 3 आ गया, 68 डिवाइडेड बाय 10 6.8, 24 डिवाइडेड बाय 10 2.4। ओके, नीचे हमने इसका हिस्टोग्राम बना दिया अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये देख लें, पहला वाला इन्होंने खुद बना के दिया है 1.4 पे, सेकंड वाला 3 तक हमने खुद बना लिए, देन 6.8 पर बन रहा है और लास्ट वाला 2.4। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा भाई, नाउ ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, वापस करेंगे हम सॉल्व। देखें क्या करना है हमने, सबसे पहले बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर हम टेंजेंट बनाएंगे और ग्रेडियंट निकाल लेंगे। थोड़ा सा टेंजेंट हमें ऐसा बनाना है भाई, एक पॉइंट पे टच होते हुए जाए। ओके, ठीक है, यहाँ टेंशन बेटा। अब क्या करना है, टेंजेंट के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए। एक पॉइंट तो मैं यही ले लूंगा, 2 पर क्या आ रहा है ये, 1 के बाद एक और 2 बॉक्सेस और 1.4, 2, 1.4। दूसरा मुझे एक और पॉइंट चाहिए कोई भी ना, आखिर में देख लें, यहाँ ये वाला आ रहा है 4,2, 4,2। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। 2 माइनस 1.4, लेट मी फिनिश, और 4 माइनस 2, 2 माइनस 1.4 क्या होगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 2। पेपर 1 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर कैन नॉट बी यूज्ड। 0.6 अपॉन 2 0.3 हो जाएगा, तो ग्रेडियंट आ गया हमारा 0 पॉइंट। अच्छा, पार्ट बी जो है ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए तो बहुत सिंपल था, टेंजेंट का ग्रेडियंट ही निकालना था। पार्ट बी में क्या करना है, जरा गौर से देखें बेटा, यहाँ पर बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आप लोगों की। पार्ट बी में क्या बोला हुआ है, ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर y की जगह ऐसी क्या वैल्यू डालें कि इक्वेशन हमारी ये बन जाए। क्या सवाल किया मैंने, इस इक्वेशन में y की जगह ऐसी क्या एक्सप्रेशन पुट करें हम कि जो है ये बन जाए इक्वेशन। रुको, पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पर 1 नहीं था, इसमें 1 नहीं था, यहाँ पर -1 डालना पड़ेगा ताकि वहां जाकर क्या हो जाए, +1। y इज इक्वल टू -1 तो डालना ही है। इसके अलावा ये क्या है, x/2 है, x/2, और यहाँ पर क्या है, -5x/2।
नहीं मल्टीप्लाई नहीं, कुछ प्लस मैंने सोचो, ऐसी कोई चीज सोचो जो ब्रैकेट के उस तरफ जाए तो वहां जाकर ऐड हो जाए। अगर मैं करूं +6/2x, अगर मैं करूं +6/2x, देखो देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 6/2x करूँ तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। अब ऑलरेडी x/2 है, -6/2 है तो -5/2x आ जाएगा। जरा सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, ट्रायल एंड एरर है। आपने कुछ रखनी है वैल्यू, अगर वो सेट नहीं हो आप हटा दो, कोई और वैल्यू रख के देखो। दो तीन ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाए, कोई ना कोई वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। देखो y = -7 + 6/2x, देखो करके भी देख लो। ठीक है, -1 + 6/2x। अब ये करेंगे ना तो ये बिल्कुल यही वैल्यू बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, ये 6/2 का मतलब 3 हो गया ना, -1 + 3x, y = -1 + 3x। ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन का हमें टेबल बनाना पड़ेगा, इक्वेशन प्लॉट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक अब कोई से भी दो पॉइंट ले लो इस पूरी इक्वेशन, पूरी ग्रिड से, इस पूरे ग्रिड से कोई से भी दो पॉइंट ले लो, जीरो नहीं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, एक पॉजिटिव, -1 और +1 ले लेते हैं। -1 और +1 ले लेते हैं। अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, -4 हो जाएगा। और +1 पुट करूंगा तो +2। इतना बेसिक कैलकुलेशन नहीं हो रही तुम लोगों से। -1 पर -4 और +1 पर 2, इन दोनों को कर लो ज्वाइन। जहां ये टच करेंगे ना, सोल्यूशंस का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां ये कट कर रहे हैं ना आपस में, वो हमारे आंसर हैं। जहां ये कट कर रहे हैं वो हमारे आंसर्स हैं। 1 2 3 4, -0.45, -0.45 आ रहा है एक तो। और दूसरा हमारा क्या आ रहा है पॉइंट, ये 0.85। मैट्रिसेस आउट ऑफ सिलेबस नहीं करना हमें, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 24, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, आम सी। नहीं, खुद नहीं करना है, मैं करवा रहा हूँ, कंप्लीट करेंगे आप लोग, खुद नया पेपर करेंगे। अच्छा भाई, क्या करना है, ये सबसे पहले तो आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो, x-1 × x-3, x × x-3 -5 × x-1। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x² - 3x -5x +5 = x² - 3x -x +3। x² और ये वाला x² क्या हो गया, कैंसिल। -3x -5x क्या हो जाएगा, -8x। यहाँ पर होगा -4x +3। अच्छा, 3 को वहां भेज दो, -8x को यहाँ ले आओ। 8 = -4x +8x, x = 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क्स इन्होंने खैरात के दे दिए आपको, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, बिल्कुल फ्री के, एक आपने गिफ्ट में दे दिए इन्होंने आपको 4 मार्क्स। ठीक है ना, बस ये लो, जाओ खुश हो जाओ, पास हो जाओ। क्लास 7 का 6 का बच्चा भी कर सकता है, ये एलसीएम, बेसिक बेसिक एलसीएम है, बेसिक अलजेब्रा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट, वेक्टर्स का भी बहुत आसान सवाल है। ओ सी बी इज अ ट्राइंगल सच दैट, क्या बताया हुआ, ओ ए रेशो ए सी इज 1:3। ओ ए रेशो ए सी इज 1:3, अगर ये ए है तो ये क्या होगा, 3 है। फाइंड द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ एक्स, फाइंड द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ एक्स। क्या करना है हमें, एक्स पोजिशन वेक्टर का मतलब ओ एक्स निकालना है, ओ एक्स निकालना है। ओ एक्स के लिए क्या करेंगे, ओ बी प्लस बी एक्स, ओ बी प्लस बी एक्स, बी प्लस, अब बी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी /2।
पहले बी सी निकालो अलग से। बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, -b + 4a। 3 है नहीं 4 है, देखो यहाँ से यहाँ तक ए और बाकी का 3 है, टोटल मिला के क्या हो गया 4 है। बी प्लस -b + 4a/2। एलसीएम ले लो 2। 2b - b + 4a। 2b - b क्या हो जाएगा, b + 4a/2। b + 4a/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस पेपर इज नाउ कंप्लीट। नहीं रखेंगे आज के लिए, अल्लाह हाफिज।